देखिएगा ध्यान से, एक एक वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा, और इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप सीरियल नंबर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में, मैं उस पॉइंट को वापस रिपीट कर दूंगा। कहता है पर्पस ऑफ रिव्यू इज टू इंश्योर ऑल पर्सन involved in job planning have a through understanding of the job it should include, क्या इंक्लूड है उसमें, तो सबसे पहले है प्रोसेस एंड मटेरियल इन्वॉल्व, यानी कि किसी भी कार्य का मेंटेनेंस करना है तो इसमें प्रोसेस को इन्वॉल्व है। क्या प्रोसेस बोले तो कोई मशीनरी का प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल, किसी गैस चूल्हा में आपको मेंटेनेंस करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी गैस चूल्हा में आपको मेंटेनेंस करना है तो उस गैस चूल्हा पे यदि चावल बन रहा है, आधा पका है, तो बीच में मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता है, वेट करना पड़ेगा कि चावल पक जाए, या ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम लोग को इमीडिएट बंद करना पड़ेगा, वो अलग। लेकिन यदि मेंटेनेंस करना है, उसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है कि देखना पड़ेगा कि यदि काम कंप्लीट हो गया उसके बाद ही मेंटेनेंस का कार्य हो सकता है, यही होता है। तो ये होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस में जो मशीनरी कनेक्टेड है तो उसमें देखना पड़ता है कि काम कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग क्या करते हैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होके और मशीनरी को हैंड ओवर करते हैं। और मटेरियल इन्वॉल्व, कौन सा मटेरियल लगेगा उस कार्य में, या उस लाइन में कोई मटेरियल है क्या, ये दोनों पार्ट हम लोग को देखना पड़ता है, राइट। अब जैसे एग्जांपल बात करें, मटेरियल इन्वॉल्व में दो पार्ट हो जाता है, एक तो क्या कि उस कार्य में मटेरियल लगेगा, और दूसरा हो जाता है कि यदि मान लीजिए किसी लाइन में काम होना है, पाइपलाइन में काम होना है, तो उसमें जो मटेरियल है उसको आपको क्लीन या रिमूव करना पड़ेगा। तो दोनों पार्ट यहाँ पे हो जाता है। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि किसी भी मशीनरी में काम है तो वहां पे कौन कौन सा एनर्जी को बंद करना पड़ेगा, मतलब ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। और ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे लिखा है सीट, ये ऊर्जा के स्रोत है। जैसे इलेक्ट्रिकल, बिजली वाले कुछ उपकरण है उसको बंद करिए। प्रेशर, यदि एयरलाइन प्रेशर है तो उसको रिलीज कीजिए। टेम्परेचर, गर्म है तो उसको ठंडा होने दीजिए। केमिकल है तो उसको ड्रेन कर दीजिए। बायोलॉजिकल का मतलब होता है रेडिएशन, क्या बोलते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, कोरोना, ये सब बायोलॉजिकल एजेंट हो गया। रेडिएशन, कोई रेडियोग्राफी वगैरह हो रहा है तो वहां से आपको हटना पड़ेगा। साउंड, अत्यधिक मात्रा में नॉइस है तो उसको बंद करना पड़ेगा। ग्रेविटी, ऊपर से कोई वस्तु लटकी हुई है, या तो उसको नीचे रख दीजिए, नहीं तो वहां से हट जाइए। मोशन, कोई घूमने वाला पार्ट है तो उसको बंद कीजिए, या मैकेनिकल कोई गियर है उसको भी बंद कीजिए, नहीं जिसमें आप फंस जाइएगा। तो ये एनर्जी के स्रोत है, इसके संपर्क में आप आइएगा तो आपको चोट लग जाएगा, तो इसको आपको बंद करना पड़ेगा। ये होता है आइसोलेशन। किसी भी मशीन में कार्य करने जाएंगे तो आपको क्या क्या बंद करना पड़ेगा। जैसे आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई इंडक्शन है एग्जांपल, या और भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें आपको मेंटेनेंस कार्य करना है, तो सबसे पहले पावर काटना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, और यदि गर्म है तो वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। तो दो एनर्जी आइसोलेशन हो गया वहां पे। तो इस तरह से ऊर्जा के जो भी स्रोत है गाड़ी में या मशीनरी में, इक्विपमेंट में, उसे बाहर करना होगा। इफेक्ट ऑफ अदर प्रोसेस, आप जो काम करने वाले हो इस काम का प्रभाव दूसरे काम पे कितना पड़ने वाला है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए समझ ले, एकदम गांव का उदाहरण, जैसे मान लीजिए किसी क्या शादी में कुकिंग हो रहा है, खाना बन रहा है, और अभी आपके सामने सीजन था, गेहूं की दौड़ी चलने लगी। अब उसमें तो बहुत डस्ट उड़ता है, और उधरी उसका मुंह आपने कर दिया जिधर भोजन पकड़ा है, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा, नहीं कर सकते आप ऐसे। बड़ा बोलने का मतलब ये है कि इफेक्ट ऑफ अदर प्रोसेस, यानी आपके कार्य करने के चलते किसी दूसरे काम पे प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उदाहरण समझ ले, पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं,
तो पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं तो वहां पे आसपास में वेल्डिंग का कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। पेंटिंग और वेल्डिंग एक साथ नहीं हो सकता है, फायर पकड़ लेगा। तो इस तरह से कोई भी आप काम करने जाएंगे, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कौन से ऊर्जा को यहाँ पे आइसोलेट करना है और हमारे कार्य से और दूसरे कार्यों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पावर सप्लाई आइसोलेशन, ये तो साफ है कि बिजली से संबंधित यदि कोई कनेक्शन है उस मशीनरी में जिस पर काम करने जा रहे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए। उसके बाद है लोकेशन ऑफ अंडरग्राउंड सर्विस एंड पाइप्स। अब इसका कहाँ जानकारी चाहिए? यदि मान लीजिए आप खुदाई के कार्य करने वाले हैं, एक्सकवेशन करने वाले हैं, तो आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि अंदर में कौन कौन सा लाइन जा रहा है या कौन कौन सी सर्विसेज है। जैसे एग्जाम्पल, अंदर तार जा रहा हो, पाइपलाइन जा रहा हो, गैस पाइपलाइन जा रहा हो, नाला का कोई लाइन जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, तो उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी कि अंदर से क्या क्या जा रहा है, राइट। और उसके बाद जो है अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन की जानकारी होने के बाद ही आप खुदाई करेंगे, और नहीं तब ऐसे खुदाई करेंगे तो अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन डैमेज हो जाएगा। उसके बाद है लोकेशन ऑफ एलिवेटेड पावर केबल, यानी कि ऊंचाई से पावर केबल जो जा रहा है तो आपको कुछ ऊंचाई वाला ही कार्य करना है। जैसे मान लीजिए क्रेन या हाइड्रा से कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऊपर के जो केबल जा रहा है एलिवेटेड यानी ऊंचाई पे, उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि उस पावर केबल जो ओवरहेड जा रहा है उससे हम डिस्टेंस बनाए, उससे पर्याप्त मात्रा में दूरी बना के ही नीचे कार्य करें। फिर कहता है लोकेशन ऑफ एलिवेटेड पाइपलाइन इन वॉकवे। कई बार क्या होता है कि ऊपर से पाइपलाइन भी जाता है या ब्रिज उगड़ जाता है, जैसे आप रोड पे देखते हो ब्रिज निकलता है ऊपर से, ओवर ब्रिज जैसा निकलने के लिए। तो वहां पे क्या है, वहां पे चांसेस है यदि मान लीजिए कोई मशीनरी ऐसा जा रहा है जिसका हाइट ज्यादा है, तो वहां पे चांसेस है कि उसके संपर्क में आएगा और उसके संपर्क में आने के बाद चोट लग जाएगा किसी को या कुछ डैमेज कर देगा, तोड़ देगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक आध इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक बार हमने देखा कि जो डंपर होता है, डंपर में क्या किया कि वो उसका जो बकेट है उठा देता है, तो उठाने से क्या होता है, मिट्टी नीचे गिर जाता है, फिर वापस हाइड्रोलिक से गिरा देता है। तो उसने क्या किया कि उठाया, मिट्टी गिराया, उसके बाद गाड़ी चलाना चालू किया और उसको गिराया नहीं, डाउन नहीं किया, भूल गया डाउन करना। तब तक बिजली का तार था, ऊपर जाकर मारा, तोड़ दिया। अब संयोग ये है उस समय बिजली नहीं था, यदि बिजली होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसा होता है। तो ऊपर में यदि आप कार्य कर रहे हो कहीं भी, तो आपको देखना होगा कि ऊपर में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके संपर्क में हम आएंगे, या कोई बिजली का केबल या कोई पाइपलाइन या कोई ब्रिज या कोई भी वॉकवे जिसके संपर्क में हमको आने से चोट लग जाएगा। तो ऐसे कार्य को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद है लॉकआउट टेक आउट रिक्वायरमेंट। ये अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी ले लो। लूटो कहाँ चाहिए, ये जो बगल में चक्री दिख रहा है ना, ये एनर्जी की स्रोत है। इसी एनर्जी को बंद करने के लिए लूटो लगता है। मतलब कि पहले मशीन को बंद करके लॉक लगाइए, उसको बोलते हैं लॉकआउट। और उसके बाद टू टेक आउट। टेक आउट में क्या करेंगे, एक पेपर का टुकड़ा लगता है जिसपे लिखा रहता है कि किस कारण से किस लिए बंद किया गया है, उसको बोलते हैं टेक आउट। तो लॉकआउट एंड ये कार्य आपको करना है। उसके बाद है अगला प्रेशर एंड टेम्परेचर। बात कर रहा था ना, प्रेशर कहाँ रहता है। प्रेशर जैसे मान लीजिए एयरलाइन है, एयरलाइन में प्रेशर रहता है, तो उसको वो रिलीज करना पड़ेगा कि प्रेशर कम हो जाए, उसके बाद उस मशीनरी में आप कार्य कर पाओगे। और टेम्परेचर, कोई गर्म वस्तु है तो वेट करना पड़ेगा कि वो ठंडा हो जाए, तब उसमें आपको कार्य करना है। वाल्व आइडेंटिफिकेशन। वाल्व आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में सिंटेक्स है, टंकी छत पे लगी हुई है, उसकी सफाई करनी है। तो सफाई करनी है तो कैसे सफाई होगा, पहले उसका पानी पूरा ड्रेन करना पड़ेगा, यानी खत्म करना पड़ेगा या यूज कर लो। पानी जब जीरो हो गया तो भाल बंद करना पड़ेगा ना, कि अंदर आदमी प्रवेश करके सफाई करेगा तो बाहर से कोई मोटर ना चालू कर दे और कोई पानी ना जाना चालू हो जाए, ऐसा तो है। यानी क्या करना पड़ेगा, बाहर से किसी न किसी व्यक्ति को
भाल को बंद करके चाबी रखना पड़ेगा अपने पास कि हम तो कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं, और इसमें यदि किसी व्यक्ति को पाइपलाइन किसी व्यक्ति ने ऑन कर दिया तो अंदर कार्य कर रहे व्यक्ति के ऊपर पानी गिरेगा, और हो सकता है ज्यादा पानी गिरे तो उसमें वो दब घुट जाए उसका। तो इसके लिए भाल को, संभावित भाल को बंद करना जरूरी है। उसके बाद है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन। कोई भी प्लांट को ऐसे नहीं बंद किया जाता है, उसका प्रोसीजर रहता है कैसे बंद करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बिस्किट फैक्ट्री। तो बिस्किट फैक्ट्री जो होता है उसको बंद करने में 4 घंटे से ज्यादा लग जाता है। मतलब पीछे से जो डो बन रहा है, मैदा गूंथा जा रहा है, वहां से बंद करना पड़ेगा, फिर मिक्सर बनाना बंद होगा, फिर लेमिनेटर में डालना बंद करना पड़ेगा, फिर ओवन में डालना बंद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पैकिंग में आना खत्म होगा। मतलब जब तक पूरा माल खत्म नहीं होगा बंद नहीं कर सकते, बीच में ऐसा छोड़ नहीं सकते। तो आपको जानना चाहिए कि बंद कैसे करना है, राइट। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चलाना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो सीधा जाकर स्विच ऑफ करेंगे बड़ा हादसा हो जाएगा। या स्टील प्लांट में जाइए, स्टील प्लांट को बीच में बंद नहीं किया जा सकता है। एटलीस्ट जो प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल को मटेरियल में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको बंद किया जा सकता है, बीच में कहीं बंद नहीं किया जा सकता है। तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन, कोई भी मशीन में मेंटेनेंस करना है तो निर्देश लिखा रहता है कि क्या करें। जैसे निर्देश लिखा रहता है कि बंद होने के 5 मिनट तक वेट करे, ठंडा होने दे, या ये होने दे, जो भी निर्देश दिया है उन सभी निर्देशों का आपको एक बार पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट होता है जब हम मेंटेनेंस करने जाएंगे या कोई भी कार्य करने जाएंगे तो वर्क परमिट के दौरान इन 11 बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें आपका कोई प्रश्न होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ऊपर से। सबसे पहले प्रोसेस एंड मटेरियल इन्वॉल्व, यानी जो आप कार्य करने वाले हो इसमें ऑपरेशन रनिंग प्लांट है तो कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, और मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है, या उस लाइन में भी कोई मटेरियल है उसकी भी जानकारी आपको। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर, यस। उसके बाद से आइसोलेशन रिक्वायरमेंट में क्या करता है कि जो आइसोलेशन रिक्वायरमेंट होता है उसमें कौन कौन से भाग को आपको बंद करना है उसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, और उसके बाद उसे हम लोग को बंद करके उसके बाद कार्य करना होगा। इफेक्ट ऑफ अदर प्रोसेस, आप जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य से दूसरे कार्य पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि वेल्डिंग का कार्य आप कर रहे हैं और बगल में कोई पेंटिंग का काम शुरू किया तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फायर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि वेल्डिंग का कार्य चल रहा है वहीं पे पेंटिंग फ्लेमेबल मटेरियल आया, वहां पे संभावनाएं बढ़ जाएगी। उसके बाद दिया हुआ है पावर सप्लाई आइसोलेशन, जिस मशीनरी में आप काम कर रहे हैं उसमें बिजली से संबंधित यदि कोई एनर्जी है तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा, और पूरी तरह से जब आइसोलेट हो जाए, मशीनरी बंद हो जाए, उसके बाद आपको वहां पे कार्य करना है। उसके बाद फिर से क्या है, लोकेशन ऑफ अंडरग्राउंड सर्विस एंड पाइप, मतलब आपका जो प्लांट है उसमें अंदर से कोई पाइपलाइन आ रहा है या कोई भी ऐसा पावर केबल या कोई भी लाइन, गैस लाइन या फ्यूल लाइन कुछ भी जा रहा है तो उसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। और इसकी जानकारी 5 नंबर पॉइंट की जानकारी कब चाहिए, जब हमको एक्सकवेशन करना है तो 5 नंबर पॉइंट की जानकारी हमें होना चाहिए। 6 नंबर है लोकेशन ऑफ एलिवेटेड पावर केबल, यानी कि यदि आप कहीं कार्य कर रहे हैं ऊपर से बिजली का तार जा रहा है, जो अक्सर आपको दिखता है, तो बिजली का तार जो ऊपर से जा रहा है उसके आसपास आप ऊपर तक यदि कार्य करने जाएंगे तो वहां पे संभावना है कि आप उसके चपेट में आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो वहां से आप डिस्टेंस बनाइए, या यदि करना ही है बिजली के तार तक एकदम जाकर पूरा मैंडेटरी है तो ऐसे केस में आप बिजली ऑफिस में बात करके पावर भी कट करवा सकते हैं यदि ऐसा नेसेसरी रिक्वायरमेंट आता है। उसके बाद फिर से आ जाता है लॉकआउट, सॉरी एलिवेटेड पावर केबल के बारे में बात कर लिए। उसके बाद लोकेशन ऑफ एलिवेटेड पाइपलाइन एंड वॉकवे, कई बार आप देखते हो कि रोड के ऊपर से कोई प्लांट में भी ओवरहेड पाइपलाइन जा रहा है या ब्रिज है,
ऊपर क्रॉस करने के लिए, कहीं सबवे होता है, कहीं ब्रिज होता है। तो ऐसा यदि कुछ है और आपको ऊपर तक काम करना है, क्रेन वगैरह का मूवमेंट है, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या इस परिस्थिति में हम यहाँ तक काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि नहीं कर सकते तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा या कोई और उपाय करना पड़ेगा कि कैसे कार्य करें। यहाँ तो ऊपर में कोई वस्तु गई हुई है, जैसे एग्जाम्पल पाइपलाइन गया है या ब्रिज है, तो वहां पे हमको ध्यान रखना पड़ता है। लॉकआउट एंड टेक आउट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी मशीनरी में काम करना है तो मशीन में ऊर्जा होता है, और ऊर्जा के संपर्क में जब हम आएंगे तो हमें चोट लग जाता है। उस वहां पे क्या करना पड़ेगा, लोटो करना पड़ेगा। और लोटो का मतलब क्या है कि मशीन को पूर्ण रूप से बंद करके लो, उससे बाद टू टेक आउट, ताला मारिए और चाबी क्या बोलते हैं चेक लगाइए, तो ये होता है लोटो। उसके बाद आ गया प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर का मतलब है कि दबाव जो है, एयरलाइन प्रेशर है, उसको रिलीज कर दीजिए, प्रेशर खाली हो जाए। और दूसरा टेम्परेचर, यदि मान लीजिए तापमान है, गर्म है, छोड़ दीजिए, वेट करिए, ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद से वाल्व आइडेंटिफिकेशन। अब यदि मान लीजिए कोई पाइपलाइन है तो आपको जहाँ पे काम करना है वहां काम करने के लिए कौन कौन से वाल्व बंद करना पड़ेगा जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, तो उसको बोलते हैं वाल्व आइडेंटिफिकेशन। और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स, प्लांट को ऑपरेट करना है और कैसे मेंटेनेंस करना है ये आपको आना चाहिए या उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप इधर उधर स्विच दबा दोगे जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये हो गया आपका परमिट में, इन सब बातों का ध्यान आपको रखना होता है, जो मैंने आपको दो बार बता दिया। उम्मीद है कि सभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्क साइट इंस्पेक्शन, ध्यान से देखिएगा। एनीवन इन्वॉल्व इन शाइनिंग द परमिट वर्क मस्ट विजिट द वर्कप्लेस इन ऑर्डर। मैं बार बार ये बात बोला हूं और आज देखो ये बात सामने आया कि जब भी आपको वर्क परमिट देना है या लेना है तो आपको कहाँ जाना है, जहाँ काम होना है वहां जाना है। परमिट का लेन देन कहाँ से होगा, जहाँ पे कार्य हो रहा है वहां से, इधर उधर से परमिट का लेन देन नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्यों, इधर उधर से परमिट का लेन देन होगा तो वहां पे वास्तविक स्थिति क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। यानी आप वर्कप्लेस का इंस्पेक्शन करने चाहेंगे तो वहां पे आसपास में क्या एक्टिविटी चल रहा है, साइट का क्या रेगुलेशंस है, या वहां पे कौन कौन से खतरा है, ओवरहेड कुछ गया है क्या, अंडरग्राउंड कुछ है क्या, आने जाने का रास्ता कैसा है, या अन्य कोई हैजार्ड है क्या, या अन्य कोई पैरेलल एक्टिविटी चल रही है क्या। ये सभी प्रश्न का जवाब वहां पूछेंगे तो देखने से पता चलेगा। अब जैसे आपने साइन कर दिया, आपने साइन कर दिया और ऊपर उभर बिजली का तार है और इसके फोल्डिंग बनाने का आपने परमिशन दे दिया, वो तो बना देगा। और इसके फोल्डिंग पाइप यदि ऊपर बिजली का तार के संपर्क में आया, मल्टीपल फैटिलिटी हो जाएगी, कौन जवाब देगा, राइट। तो ये सभी व्यवस्था को देखना जरूरी होता है, और मेंटेनेंस में लापरवाही होगी तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए सभी एक्टिविटी को वर्कप्लेस में जाकर के इंस्पेक्शन करके बढ़िया से चेक करके उसके बाद ही आपको वहां पे परमिट देना है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड, जब आप वहां पे जाइए फ्लेमेबल आइटम ढूंढिए, कोई ज्वलनशील तो नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, कमी तो नहीं है, टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि कोई टॉक्सिस विषैला जहरीला गैस वहां पे कोई है क्या, या कोई ऐसा मटेरियल है क्या, कन्फाइंड स्पेस, ऐसा तो नहीं कि अंदर प्रवेश करके काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कुछ है क्या जिसे चोट लग जाएगा, प्रेशर यानी दबाव, टेम्परेचर यानी तापमान, मूविंग ऑब्जेक्ट कोई घूमने वाला, ट्रैफिक, फॉल, स्लिप, ट्रिप, ये सब हैजार्ड है। ये सब यदि रहेगा वहां पे चोट लगने की संभावनाएं बढ़ेगी। तो जब प्लांट में जाएंगे तो इन सब प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे, और इन प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और इस जब उसमें कुछ दिखता है और उसको आप एक्शन लेते हैं उस पर, तो हादसा होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो ये रिक्वायरमेंट है कि आप वर्कप्लेस पे जाए और वर्कप्लेस का इंस्पेक्शन करें, पोटेंशियल हैजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप वर्क परमिट दें ताकि वहां पे काम
हो सके। इन सभी के बिना वर्क परमिट देना खतरों से खाली नहीं है। ऐसे केस में आप वर्क परमिट देंगे तो बड़ा रिस्क हो जाएगा, राइट। इसमें उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो पूछ लो। ये क्या कहता है? नो सर। डाउट है? नो सर। यस, बता दीजिए सर। कहता है कि जब भी आपको परमिट साइन करना है ना तो आपको वर्क प्लेस पे जाना है, यानी जहां काम चल रहा है वहां जाइए। वहां जाने के बाद देखिए क्या कार्य चल रहा है, आसपास में कौन कौन लोग कार्य कर रहे हैं, साइट से संबंधित जो नियम है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओवरहेड कोई बिजली का तार या कोई ब्रिज या कोई भी पाइपलाइन या स्ट्रक्चर तो नहीं गया है, अंडरग्राउंड कुछ है क्या, ड्राइंग के माध्यम से पता करेंगे, आने जाने का रास्ता का क्या पोजीशन है, नेचुरल हैजार्ड यानी और भी कोई प्राकृतिक खतरा वहां पे है क्या। इन सब प्रश्नों का जवाब ढूंढिए, यदि है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। और पोटेंशियल हैजार्ड क्या हो सकता है, ये तो वर्क एरिया में होगा, फ्लेमेबल गैस हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मूविंग ऑब्जेक्ट, ट्रैफिक, फॉल, ट्रिप, स्लिप, ये सब खतरा के कारण है, पोटेंशियल हैजार्ड है, चोट लग जाएगा इन सबसे। इन सभी को ढूंढिए। इसमें से यदि कोई कुछ है, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि वहां पे फ्लेमेबल मटेरियल रखा है, हटा दीजिए उसको वहां से, बोलिए कि आप यहाँ से इसको रिमूव कीजिए, यहाँ पे हॉटपॉट चल रहा है, कैसे फ्लेमेबल मटेरियल यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो उसको बोल करके हमें हटाना पड़ेगा, राइट। इस तरह से कार्य करना पड़ेगा। फिर आगे देखेंगे। बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मान बहुत कुछ हो सकता है, एक पर्टिकुलर हम बात नहीं बोल सकते, जो भी मटेरियल हो या गैस हो जो जहरीला है वो सभी के सभी टॉक्सिस में आएगा। जैसे एग्जांपल हम बात करें, क्लोरोफार्म रखा हुआ है, खतरनाक है, राइट। ऐसे बहुत सारे आइटम है, पेट्रोलियम बेंजीन है, केमिकल है, टॉक्सिस है, बहुत सारे ऐसे आइटम है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, जहरीला है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस में है, तो उसको यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। सल्फास रखा हुआ है, टॉक्सिक मटेरियल है ना, विषैला है, जहर है, एक तरह से पॉइजन है। तो बहुत सारे ऐसे आइटम है जो आपको उसके प्रॉपर्टी से पता चलेगा। तो जैसे कैसे पता चलेगा कि टॉक्सिक है कि नहीं है, आप उसका एमएसडीएस उठाइए, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, और एमएसडीएस उठा करके पढ़ेंगे तो उसको पता चल जाएगा टॉक्सिक है या नहीं। जैसे मैं आपसे बात करूं, शुगर रखा हुआ है या पेट्रोल रखा हुआ है, तो पेट्रोल टॉक्सिक है या नहीं है, जवाब आएगा नहीं, टॉक्सिक नहीं है, फ्लेमेबल है, तो उसके एमएसडीएस से पता चलेगा। जब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट उसका खोलेंगे तो उसमें उससे संबंधित जानकारी रहेगा कि वो फ्लेमेबल है या नहीं, टॉक्सिक है, तो उसके एमएसडीएस से पता चलेगा, राइट। तो यदि है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, लॉक एंड की में रखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। या टॉक्सिक गैस भी हो सकता है, कौन कौन सा टॉक्सिक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब क्या है, टॉक्सिक गैस है। ये आपको प्रॉब्लम कर देंगे। समझ में आ रहा है भैया? यस। तो ये टॉक्सिक गैस है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कोई भी जहरीला वस्तु, अब वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, सिंपल सा है, जानलेवा हो सकता है आपके लिए, राइट। परमिट टू वर्क सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर कैसे बनाते हैं समझिएगा ध्यान से। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल वर्क प्रोसीजर इज essential to ensure the work will proceed safely in a planned and logical manner। कोई भी कार्य करना है, कैसे करना है, पहले सेफ्टी में हो जाए, सुरक्षित वो कार्य हो पाए, लॉजिकल मैनर, तरीका हो काम करने का, और जिसमें किस किस चीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू बी कंसीडर्ड, रेफरेंस ड्राइंग, टाइमिंग ऑफ वेरियस ऑपरेशन, detail of any special equipment, need to inform local authority, safety precautions of equipment, emergency procedures। एक एक को पढ़ेंगे। रेफरेंस ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ लेते हैं, जब एक्सकवेशन करना होता है तब। खुदाई के दौरान ड्राइंग लेना पड़ता है, क्योंकि अंदर में क्या है, कोई पाइपलाइन गया है, कोई बिजली का तार गया है, कुछ भी गया है, ड्राइंग के माध्यम से हमको जानकारी होगा अंदर में क्या गया हुआ है। टाइमिंग ऑफ वेरियस ऑपरेशन, अब एग्जांपल, जैसे में क्या आएगा, मान लीजिए कि आपके प्लांट में कोई ऐसा कार्य है, जैसे एचपी पंप है,
एचपी पंप स्टार्ट करने का टाइम है 2 बजे और कंडीशन ये है कि वो पंप स्टार्ट करते टाइम में वहां पे कोई आदमी नहीं रहना चाहिए। तो ये लोगों को पता होना चाहिए ना कि 2 बजे स्टार्ट होता है, हमको वहां से हट जाना है। तो इस तरह से कोई भी ऑपरेशन वगैरह का काम है। या और भी है, मान लीजिए कोई पंप है जो 2 से 6 बंद होता है शाम को 4 घंटा के लिए, दोपहर में बंद होता है, शाम को चालू होता है। तो ऐसा कोई आपका मेंटेनेंस आएगा तो उस बीच में जाके कर सकते हो कि चलो 4 घंटा तो बंद रहता है, उस बीच में लोटो लगा के कार्य कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन कब होने वाला है, कौन सा कार्य कब होता है, उसके हिसाब से आप कार्य करते हो। जैसे एग्जाम्पल, आपके बाइक में क्या होता है, आपको पता है हमको आज कहीं नहीं जाना है, घर में ही है, तो चलो मेंटेनेंस करना है, पूरा दिन लगेगा तो क्या है, करो, कोई बात नहीं। ऐसा बात करके ही देते हो ना। या कोई जल्दी हो, आपका एग्जाम हो, या कोई किसी को ट्रेन पकड़ाना हो, या कोई अर्जेंट कार्य हो, गाड़ी में कोई खराबी होगा बाद में बनवाएंगे, चलो पहले काम पे चलते, ऐसे ही होता है ना। यस, तो ये एक्टिविटी को फॉलो करना है। डिटेल ऑफ एनी स्पेशल इक्विपमेंट, अब कुछ स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी होना चाहिए क्या है और स्पेशल इक्विपमेंट क्या होता है। जैसे अत्यधिक खतरनाक इक्विपमेंट है, ये स्पेशल इक्विपमेंट हो सकता है। कोई मॉनिटरिंग डिवाइस है, वो खतरनाक इक्विपमेंट हो सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वो खतरनाक इक्विपमेंट हो सकता है, स्पेशल इक्विपमेंट हो सकता है। जैसे स्पेशल इक्विपमेंट का मतलब है उसको बंद होने से पता चले कहाँ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं पता होगा तो क्या होगा, लफड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब अनिवार्य है कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। नहीं पता रहेगा तो मामला फंस जाएगा। यस, तो आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछता है नीड टू इन्फॉर्म लोकल अथॉरिटी, ये कब होता है? मैं कल बता रहा था ना, आपको चर्चा कर रहा था कि कई बार क्या होता है, हमको ब्लास्टिंग करना है, तो ऐसे केस में आसपास के अथॉरिटी को बताना पड़ेगा ऐसा कार्य हम करने वाले हैं। जैसे मैं रॉक ब्लास्टिंग की बात कर रहा था, पहाड़ वगैरह में तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है तो हम लोग डायनामाइट वगैरह से उड़ाते हैं। तो ऐसे केस में आसपास के कम्युनिटी को, लोकल अथॉरिटी को भी बताना पड़ता है कि ये कार्य हम करने जा रहे हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इक्विपमेंट, जो सुरक्षा से संबंधित सावधानियां हैं वो सभी की सभी आपको लेनी है, या यदि उपकरण भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट क्या हो सकता है, ELCB, ये सब सेफ्टी उपकरण है। इमरजेंसी प्रोसीजर, आपको पता होना चाहिए कि यदि आपातकाल हो गया, कोई हादसा हो गया तो हमें करना क्या है, राइट? ये आपको जानकारी होना चाहिए कि हमें करना क्या है। उस समय नहीं पता होने से लफड़ा हो जाएगा। उसके बाद द प्रोसीजर शुड इंक्लूड, प्रोसीजर में क्या शामिल होगा? लॉगिंग एंड टैगिंग प्रोसीजर्स, मतलब लोटो, कैसे लोटो लगाना है। लोटो किस लिए? एनर्जी आइसोलेशन के लिए, हम पढ़ाएंगे आपको। इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस जो है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको बंद करना पड़ेगा, तो बंद कैसे होगा? लोटो लगाने से वो बंद होगा। तो आपको लोटो लगाना है, वहां पे लोटो अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद अगला है प्रोसेस, कोई है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूइड्स इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके बारे में, या यूटिलिटी है, वाटर, एयर या ऑयल, कुछ भी हो, उसको बंद करना पड़ेगा कि कोई भी एनर्जी सोर्स बाहर ना आए, और बंद करने के बाद ही हम वहां पे कार्य करने के लिए परमिशन देंगे। अंतिम लाइन देखिए, डीप्रेशराइजिंग, यदि उसमें प्रेशर है तो कम करो। जैसे मान लो साइकिल में आपका टायर में हवा कम हो रहा है बार बार, तो जब बनाने जाता है तो पूरा एयर पहले निकालता है ना, हवा भरा हुआ में तो नहीं बना पाएगा, पहले हवा पूरा निकालता है। तो ऐसा प्लांट में भी कई लाइन में एयर है, पूरा एयर रिलीज करना पड़ेगा, जीरो प्रेशर चाहिए। उसके बाद ड्रेनिंग, पानी भरा हुआ है टंकी में, कार्य करना है, पूरा पानी या तो गिराइए, नहीं तो इस्तेमाल करके यूज कर लीजिए, पूरा ड्रेन कर लीजिए। वेंटिंग, वेंटिंग का मतलब ये होता है कि उसमें पॉइंट दिए रहते हैं, उसको खोलना है, ओपन करना है, ताकि हवा का आदान प्रदान बाहर अंदर बाहर हो पाए। पर्जिंग और फ्लशिंग दोनों को एक साथ समझ। पर्जिंग और फ्लशिंग क्या होता है? फ्लशिंग मतलब होता है किसी भी टैंक या वेसल को पानी से धोना, फ्लश करना,
और पर्जिंग मतलब होता है हवा से। ये दोनों में अंतर है, पर्जिंग और फ्लशिंग में। पर्जिंग बोले तो हवा से धोना और फ्लशिंग बोले तो पानी से धोना। पर्जिंग कहाँ? पर्जिंग होगा यदि मान लीजिए एलपीजी का टैंक है, तो हवा से ही ना वॉश करना पड़ेगा, हवा मारना पड़ेगा, हवा से वॉश करना पड़ेगा, तब जाकर के वो साफ होगा। सिंपल सा बात है। तो होता है पर्जिंग। फ्लशिंग पानी से धोना पड़ेगा। पानी से किसको धोना पड़ेगा? यदि डीजल पेट्रोल या ऐसा कोई इक्विपमेंट है तो उसको पानी से वॉश करना पड़ेगा। आइसोलेटिंग, कोई भी ऐसा उपकरण है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा जो ऊर्जा के स्रोत है। एटमॉस्फेयर चेकिंग, आसपास के वातावरण को चेक करना पड़ेगा जिसमें कोई टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैस, ऑक्सीजन की कमी ऐसा तो कुछ नहीं है। डिसअसेंबली ऑफ इक्विपमेंट। डिसअसेंबली ऑफ इक्विपमेंट का मतलब होता है किसी भी इक्विपमेंट को तोड़ना या खोलना। डिसअसेंबल, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक है, उसका पुर्जा पुर्जा खोल के अलग अलग करके रख दिया, होता है डिसअसेंबली। और मेथड ऑफ रिपेयर, मरम्मत कैसे करना है। रीअसेंबली इंस्टॉलेशन, जो डिसअसेंबली था उसी का उल्टा है रीअसेंबली, मतलब वापस उसको कसना। तो रीअसेंबली या इंस्टॉलेशन। क्वालिटी कंट्रोल, ये जो कार्य होगा, गुणवत्ता उसमें क्या मेंटेन करनी है। प्रेशर एंड लीक टेस्टिंग। प्रेशर एंड लीक टेस्टिंग, ये कहा जैसे फायर हाइड्रेंट वगैरह है तो उसका प्रेशर टेस्टिंग होता है, प्रेशर दिया जाता है, राइट। प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने के बाद उसमें हम लोग देखते हैं कि ये सहन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेंट में हमको प्रेशर मेंटेन करना है 7.5 kg और 4 kg पे लीक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। वैसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा? लीक टेस्टिंग करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और लीक टेस्टिंग ऐसा मैं नहीं बोला था, मेरा बोलना है कि पहले एक पार्ट आया था कि ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में जानकारी चाहिए तो उसमें क्या है समझिएगा कि मान लीजिए कोई भी ऐसा मशीनरी है प्लांट, उसका टाइमिंग दिया हुआ है कि 2 बजे हो या 5 बजे सुबह में हो या चाहे 9 बजे दिन में हो चाहे 11 बजे दिन में, कि इस टाइम पे स्टार्ट होता है और वहां पे उस समय कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट इस टाइम पे स्टार्ट होता है, हमको आने जाना है, पता होना चाहिए लोगों को। ये 2 बजे मैंने अपने एग्जांपल के लिए बोला। अब जैसे मान लीजिए बॉयलर का लाइट अप हो रहा है तो लाइट अप के टाइम में किसी को नहीं जाना चाहिए। अब जैसे बॉयलर आपका शट डाउन होता है और चलता है, ऐसा है, तो आपने पता किया कि वो हर मंडे को सुबह में 9 बजे चालू होता है, तो उस समय तो हमको नहीं जाना है वहां पे, राइट। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी आपको जानकारी इसलिए चाहिए कि आप वहां पे नहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जानकारी होगा, आप वहां पे जाएंगे और एक बड़े हादसा के शिकार हो जाएंगे। समझ में आया? यस। तो आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद है रीइंस्टेटमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड हैंडबैक प्रोसीजर्स। और उसके बाद देखिए सभी कार्य यदि हो जाता है ना, तो सभी कार्य होने के बाद परमिट आपको क्या करना है? वापस दे देना है कि हमने जितना भी काम था कंप्लीट कर लिया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो आप मशीनरी को चेक कर सकते हो और आप चला सकते हो, आप देख सकते हो। देखिए चिंता की बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि दुनिया भर का इसमें बात हो रहा है, पता नहीं क्या करना है नहीं करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब सामान्य वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड है, मैं आपको एक एक तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। प्लांट में जाएंगे ऐसा व्यवस्था दिखेगा तो आपको जानकारी रहेगा तो आप प्रश्न कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर है उनको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो प्रश्न कैसे पूछेंगे। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर परमिट भरा है, परमिट लेके आया, आपसे साइन कराने आप गए चेक करने और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप चेक करने गए, तो उस इंजीनियर से ज्यादा तो आप नहीं जानते हैं। लेकिन यदि आप सेफ्टी वाले पार्ट अपने पार्ट जानते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो हुआ है ठीक नहीं हुआ, इसको सुधारिए, आप इसमें गड़बड़ी है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आपको प्रोसेस का जानकारी जरूरी है। कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है? तो सेफ्टी ऑफिसर होता है नॉलेज ऑफ ऑल बर्ड
मास्टर ऑफ नॉन, उसको सभी चीज की जानकारी होती है बट किसी चीज में उसकी मास्टरी नहीं होती है। जानता हो तो सब कुछ है लेकिन किसी चीज का मास्टर नहीं है। कोई इलेक्ट्रिकल के बारे में भी जानता है, सिविल के बारे में भी जानता है, मैकेनिकल के बारे में भी जानता है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानता है, फायर फाइटिंग के बारे में भी, हर चीज के बारे में उसको जानकारी रहती है। और आप जितना जानकारी बढ़ाएंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इसीलिए सेफ्टी ऑफिसर को टेक्निकल जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बार मैं कहता हूँ जूता, हेलमेट और फायर एक्सटिंग्विशर ही सेफ्टी नहीं है, राइट। तो वहां पे हमको इन्वॉल्व होकर और ज्यादा कार्य करना आवश्यक है। अब आ जाइए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बारे में समझ लेंगे, फ्लो चार्ट कैसे कार्य करता है। तो देखिएगा एक बार ध्यान से। सबसे पहले किसी भी कार्य मशीनरी में आपको काम करना है, कैसे कार्य करेंगे? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? परमिट के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ रहे हैं। बोलो भाई। जी सर। ये इतना मत सोचना कि बहुत सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मीनिंग जो है बहुत सिंपल है, राइट। मीनिंग यदि बात करेंगे कि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत सिंपल है कि कोई भी काम करना है तो पहले वर्क परमिट लेना है, सब कुछ चेक करना है, वहां पे कोई भी खतरा तो नहीं है। उसके बाद आपको काम करना है। काम होने के बाद सुरक्षित तरीके से वापस उस इक्विपमेंट को नॉर्मल करके क्लोज कर देना है। वही उतना ही प्रोसेस है, उसी को हम विस्तार से देख रहे हैं, राइट। पहला रिक्वेस्ट ऑफ वर्क परमिट, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको परमिट दीजिए, हमको कार्य करना है। पहला काम, आप परमिट लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे परमिट लेने के लिए। अब आपने जब रिक्वेस्ट कर लिया परमिट लेने के लिए, तो वहां पे क्या हुआ? रजिस्टर में एंट्री किया गया कि XYZ व्यक्ति को इस पंप में कार्य करने के लिए परमिट दिया जा रहा है। पहला काम, रजिस्टर में एंट्री इसलिए किया गया कि बहुत उसमें गणित है कि कौन मेंटेनेंस कर रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हुआ था, ये सब पता चाहिए ना। हिस्ट्री चाहिए अपने को, जॉब कार्ड चाहिए, जॉब हिस्ट्री कार्ड चाहिए। तो सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट किया और रजिस्टर में एंट्री किया। उसके बाद दूसरा, वो मशीन को बंद करना पड़ेगा ना, इक्विपमेंट आइसोलेशन करना पड़ेगा, राइट। तो इक्विपमेंट को आइसोलेट किया, ताला मारा, बंद किया, लॉक लगाया, ताला मारा, टैग लगाया। इशू ऑफ वर्क परमिट, उसके बाद परमिट को इशू किया कि ठीक है मशीन बंद हो गया, अब जाइए प्रिपेयर। रिसीव्ड ऑफ वर्क परमिट, उसके बाद जो रिसीवर है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, जा रहे हैं काम करने। परमिट टेकन बाय वर्किंग एजेंसी, और साइन करने के बाद जो वर्किंग एजेंसी वो परमिट ले लिया और चला गया काम करने यहाँ पे। अब क्या हुआ उसके बाद? जॉब एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन मतलब काम करना। अब वहां पे कार्य को कर रहा है। कार्य जब हो गया, जब एग्जीक्यूशन हो गया, इंश्योर रिमूवल ऑफ मैन टूल मटेरियल फ्रॉम साइट। अब वहां पे पूरा जो औजार, आदमी या जो भी मटेरियल है सब हटा लिया कि हमने काम कर दिया कंप्लीट। रिटर्न द वर्क परमिट, परमिट वापस दे दिया कि परमिट ले लीजिए। रिमूव आइसोलेशन, जो ताला मारा था उसको खोल दिया। टेक ट्रायल, और चला के देखना शुरू किया, चल रहा है ठीक से कि नहीं चल रहा है। यदि चल रहा है तो ओके, क्लोजर ऑफ परमिट और नॉर्मल कर दिया जाएगा इक्विपमेंट। लेकिन ये भी हो सकता है कि ठीक नहीं हुआ हो, नॉट ओके। तो यदि ऐसा नहीं हुआ है फिर पीछे आ जाएंगे। इशू ऑफ वर्क परमिट, वापस दोबारा बोलेंगे जो परमिट दिया था उसको आप दे दीजिए वापस, काम नहीं हुआ है, या फ्रेश परमिट भी ले सकते हैं, फिर देखना पड़ेगा। प्रायः वही परमिट हम लोग वापस ले लेते हैं। ट्रायल में यदि इक्विपमेंट सफल नहीं होता है तब फिर से वापस प्रोसेस शुरू होगा। परमिट लिया, रिसीव किया, उसका परमिट ले कार्य पे गया, कार्य को कंप्लीट किया, फिर आदमी सभी टूल को हटाया, परमिट को वापस किया, आइसोलेशन रिमूव किया, और ट्रायल में ओके हुआ तो परमिट क्लोज करके नॉर्मल, और नहीं फिर वापस पीछे। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है? सामान्य वर्ड है, आप देखेंगे यहाँ पे सामान्य वर्ड है, कोई बड़े वर्ड नहीं है। कोई प्रश्न है तो पूछ लो भैया। ये सुन पा रहा हूँ। हाँ, परमिट देना पड़ेगा
लगेगा ना उसको कि परमिट के काम कंप्लीट हो गया, ट्रायल होगा। ट्रायल का मतलब ये है कि पूरा गार्डिंग वगैरह सब लगा के ही ट्रायल होगा ना, इसलिए परमिट वापस देना पड़ेगा। परमिट वही जो प्रोसेस वाला है उसी के पास रहेगा, वहीं पे हैंड ओवर करके परमिट ले लीजिए, काम हो गया है, अब आप चालू कीजिए। यस, तो ट्रायल होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। यदि बार बार खराब हो रहा है तो बार बार पीछे आ जाएंगे, राइट। ये फ्लो सीट आपको देखो, ये याद करने का जरूरत नहीं है, देखने से ही आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ही सिस्टम फॉलो होता है। मान लीजिए मेरे को मेंटेनेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, धर्मेंद्र के पास जाऊंगा, बोलूंगा मुझे परमिट चाहिए, बोले हाँ ठीक है, लिख लिया रजिस्टर में, हाँ दे रहे परमिट। बोलेगा कहाँ काम करोगे, मैं बोला मोटर में रिपेयरिंग करना है, बोला ठीक है मोटर बंद करता हूँ, आइसोलेट करेगा, अब परमिट लिखेगा हमारे लिए, लिख लिया, अब हम उस पर साइन करेंगे, रिसीव किए, ओके, अब फाड़ के हमको दे देगा पेज, परमिट टेकन, हमने ले लिया, चले गए काम करने। अब हम काम कर लिए, जॉब एग्जीक्यूशन हो गया, फिर क्या करेंगे, हमारे जितने भी आदमी है, टूल्स है, मटेरियल है, सब कार्य क्षेत्र से हटा लेंगे, वापस आके बोलेंगे धर्मेंद्र परमिट ले लो, ताला हमने खोल दिया है, अब ट्रायल लो। ट्रायल चालू हुआ, दोनों आदमी के साथ में उपस्थिति में ट्रायल हुआ, ट्रायल में ओके हुआ तो परमिट क्लोज नहीं हुआ है, परमिट सिर्फ वापस किया है। यदि ओके हो गया तो क्लोज कर देंगे और इक्विपमेंट नॉर्मल हो जाए, और यदि नॉट ओके हुआ फिर वापस कीजिए, फिर बोलेगा परमिट रखो और काम करो। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलिए। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल? यस, हाँ। ऑपरेशनल और इलेक्ट्रिकल, तो आपको क्या करना है, पूछना है, बात करना है, रिक्वायरमेंट है तो लेना है, फिर काम करना है। चलिए, तो ये डायग्राम था कैसे परमिट काम करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंपल है परमिट का। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कैसा होता है परमिट। ऐसे ही होता है परमिट, बहुत सारे छात्र फील नहीं कर पाते हैं परमिट कैसे होगा। सबसे पहले आता है डेट ऑफ इशू, लोकेशन कहाँ पे कार्य करना है, सीरियल नंबर परमिट का, पर्पस ऑफ वर्किंग एट हाइट, ये वर्क एट हाइट का परमिट, किस लिए ऊंचाई पे काम करने वाले हो, नेम ऑफ द वर्किंग एजेंसी, कौन सी एजेंसी, यानी कॉन्ट्रैक्टर है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, नेम ऑफ जॉब एग्जीक्यूशन इंचार्ज, कौन लोग इंचार्ज रहेंगे इस कार्य का, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा, और यहाँ पे 10 ठो नाम लिखा हुआ है, जो जो लोग कार्य करेंगे उनका नाम लिख सकते हो, या यदि ज्यादा लोग हैं तो आप 10 प्लस या 1+10 या 1+12 लिख सकते हो, या पीछे में नाम लिख सकते हो। उसके बाद सेक्शन ए, इसमें आप फॉलो करेंगे, राइट, कौन कौन से एजार्ड है, जैसे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है, यस नो एंड नॉट एप्लीकेबल, यस मतलब हाँ है, नो मतलब नहीं है, नॉट एप्लीकेबल मतलब लागू नहीं है। अगला है ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन, दिख रहा है ना सभी को, झूम कर लीजिएगा। ये सब दिख रहा। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन, यदि नहीं है तो नो। उसके बाद पूछ रहा है लेक ऑफ स्पेस, जगह का अभाव है क्या, है तो लिखना है यस या नो जो भी हो। उसके बाद फॉल ऑफ पर्सन, तो ऊंचाई पे कार्य होगा तो यस, आदमी को गिरने का खतरा है यस करेंगे। उसके बाद क्या है, अनगार्डेड एज, जो किनारा है उसमें रेलिंग वाला नहीं लगा है क्या, राइट। अनइवन फ्लोर या सरफेस, मतलब बराबर सरफेस है, ऊंचा खाला होगा तो आदमी गिरने का डर रहेगा, तो सरफेस बराबर है कि नहीं है, यस और नो। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ लोड, कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको हाथों से शिफ्ट करना है, राइट। अनसिक्योर्ड लेडर, लेडर को बांधा नहीं गया है। फ्रेजाइल रूफ या फ्रेजाइल रूफ है क्या, तो ये फ्रेजाइल रूफ क्या होता है, फ्रेजाइल रूफ जस्ट समझ लो जैसे फॉल सीलिंग वगैरह लगाते हैं ना, वैसे ही फ्रेजाइल रूफ होता है। हम लोग अंदर इन हाउस बना लेते हैं, कमजोर होता है तो उस पर नहीं चढ़ना है, वो नीचे गिर जाएगा सीधा, तो ये हैजार्ड हो गया, इसको ढूंढना है। फिर आगे आइए, लेडर्स के बारे में चेक कीजिए, इसके फोल्डिंग के बारे में चेक कीजिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट के बारे में चेक कीजिए, राइट। और यहाँ पे पीटीडब्ल्यू इशूअर रिस्पांसिबिलिटी लिखा है, वो लिख रहा है, वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ मैंने समझ लिया है, पढ़ लिया है। रिसीवर भी साइन करेगा हाँ मैंने समझ लिया है, पढ़ लिया है, और दोनों साइन करेंगे, परमिट दे दिया जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे टाके होता है और वापस काम हो जाएगा,
तो हैंडेड ओवर सबसे नीचे आकर के वो साइन कर देगा कि काम हो गया, परमिट ले लो, क्लोज हो चुका है और परमिट। तो परमिट आपको मैं एक सैंपल भेजूंगा आज परमिट का। आज मैंने आपको 4 सैंपल भेजूंगा परमिट का। चारों सैंपल को आप प्रिंट आउट कर लेना, और प्रिंट आउट कर लेना या फोन में भी रख सकते हो प्रिंट आउट में दिक्कत है तो, और उसमें पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो। जैसे ऐसे ही परमिट का 4 सैंपल आपको भेज दूंगा, एक एक वर्ड को पढ़िए और उसमें कोई दिक्कत होती है वर्ड पूछिए। जैसे एग्जांपल इसी में फ्रेजाइल रूफ आया या अनसिक्योर्ड लेटर आया, किसको आप नहीं समझते हैं, तो जिसको आप नहीं समझते हैं उसके बारे में आपको प्रश्न पूछना है, ये क्या है, ये क्यों लिखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर प्लांट में जाता है, उसको परमिट भरने नहीं आ रहा है, ये चिंता का विषय है। तो परमिट में एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ही से कोई लोग पूछे कि थोड़ा बताओ ना ये क्या होता है, और आपको जानकारी नहीं रहेगा तो उस केस में लफड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस। ये मतलब ये कंपनी का फॉर्मेट है, तो डेट मोटा मोटी ऐसे ही रहता है। हो सकता है कुछ लाइन इधर उधर हो, कोई दूसरा कुछ पूछे कोई दूसरा पूछे, लेकिन लगभग सेम जैसा फॉर्मेट रहता है। अलग हो सकता है, मतलब कॉपी नहीं रहेगा, लेकिन कहने का मतलब है मुद्दा को जब आप समझ लोगे ना, जैसे मान लीजिए फ्रेजाइल रूफ आप समझ गए, तो चाहे फ्रेजाइल रूफ इस फॉर्मेट में रहे चाहे किसी और फॉर्मेट में रहे, आप तो समझते हो तो यस नो कर दोगे, राइट? बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। चार परमिट आपको भेजेंगे, हॉट वर्क, हाइट वर्क, कन्फाइंड स्पेस और जनरल वर्क, और चारों परमिट को आपको फिल करना है, और उसमें से कोई डाउट होगी, एक मुद्दा जो आप नहीं जानते हैं वो मुझसे पूछना है, ये क्या होता है। हाँ, बहुत सारे परमिट होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि परमिट टू वर्क सिस्टम में सबसे पहला पार्ट है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है वर्क स्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है पता होना बहुत जरूरी है, क्या करने वाले, वर्क स्कोप क्या है। अब जैसे राहुल आया तो राहुल को बोला भैया आपको रूम नंबर 3 का पेंटिंग करना है, क्लियर हो गया उसका स्कोप, 3 में जाएगा पेंटिंग करेगा, स्कोप साफ है। रविंद्र आया बोला रूम नंबर 14 में तुमको इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना है, उसका स्कोप साफ है, करना क्या है क्लियर है। अब हम बोल दें कि धीरज को काम करना है, अभी क्या करेगा भाई, ये तो कंफ्यूज है। स्कोप क्लियर होना चाहिए कि करने वाला क्या है। रिव्यू, ड्राइंग और फ्लो शीट। यदि सिविल का काम चल रहा है, एक्सकवेशन होने वाला है, तो ड्राइंग पढ़िए कि अंदर से कुछ गया तो नहीं है, कोई इक्विपमेंट या ऐसा कुछ अंदर से अंडरग्राउंड गया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको एक्शन प्लान बना के उस पर कार्य करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद आगे इंस्पेक्ट वर्क साइट। मैंने बोला प्लानिंग का पार्ट है कि जहां पे कार्य होना है उस कार्य क्षेत्र का जाकर के आप इंस्पेक्शन करें। उसका इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या हैजार्ड है, उससे बचने का क्या उपाय है। और जब वर्कप्लेस पे आप नहीं जाएंगे तो वास्तविक स्थिति का आपको अंदाजा नहीं लगेगा और आप जज नहीं कर पाएंगे कि वहां पे हो क्या रहा है, राइट? तो वर्कप्लेस पे जाना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई सेफ्टी प्रिकॉशंस। सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से सावधानियां बरतनी है, क्या क्या करना है, ये पहचानिए, उसको करिए। कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस। रेगुलेशंस मतलब जो नियम कानून है उसको पूर्ण करना, कंप्लायंस करना। जैसे मान लीजिए ऊंचाई पे कार्य होगा तो इसके फोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे चढ़ के ही ऊंचाई का कार्य होगा। ये नहीं कि बम्बू का इसके फोल्डिंग लगा दी उस पर चढ़ गए, नहीं। बम्बू का लगाए तो कंप्लायंस नहीं हुआ, फिर गड़बड़ कर दिया। फुल बॉडी हार्नेस पहन के ही ऊपर चढ़ना है, ये कंप्लायंस हुआ रेगुलेशन कि 1.8 मीटर के ऊपर जब हम जाएंगे तो फुल बॉडी हार्नेस पहन के ही जाएंगे, ये हो गया कंप्लायंस, ये करना पड़ेगा आपको। उसके बाद डेवलप वर्क प्रोसीजर्स। कैसे कार्य करना है, कंपनी के पास प्रोसीजर होना चाहिए, या आपको बनाना पड़ेगा, नहीं है तो कि काम को कैसे करना है। प्रोसीजर नहीं रहेगा, करना है कुछ, करेगा कुछ। असाइन लिस्ट। यस विवेक।
वो भी रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, नहीं रहेगा तभी ना भेजा जाएगा। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चिंता न करो, आप सब समझ जाओ। इतना मैं बता रहा हूँ, ये काम बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत ही सामान्य काम है, सिर्फ समझने का प्रयास करो। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्रोसीजर्स, आपको प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कैसे कार्य किया जाता है। फिर आगे कहता है कि असाइन रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी लोगों का कि किसको क्या करना है। ये देखो, रिस्पांसिबिलिटी तय करना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं बार बार बताता हूं ना कि जैसे कोई कार्य अच्छा हो जाएगा तो सब कोई बोलेगा मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। मामला बिगड़ जाएगा ना, उसकी बोलेगा हम यहाँ थे, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि रिस्पांसिबिलिटी असाइन होना चाहिए कि इस कार्य को देख कौन रहा है, जो अति आवश्यक है। राइट। फिर अगला पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसीजर। कम्युनिकेशन प्रोसीजर स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मैं आपको समझाता हूं। कम्युनिकेशन प्रोसीजर में सिंपल सा आता है कि मान लीजिए कोई प्लांट है और वहां पे कन्फाइंड स्पेस कार्य चल रहा है। कोई प्लांट है और कन्फाइंड स्पेस का कार्य चल रहा है, तो कोई इमरजेंसी हो गया। अब इमरजेंसी हो गया और उस इमरजेंसी के दौरान आपको एम्बुलेंस की जरूरत है। एम्बुलेंस की जरूरत है तो आपने किसी व्यक्ति को फोन किया जिसको आप जानते हो, वो कहा कि एम्बुलेंस तो मैं नहीं देखता हूँ, एक काम करो तुम सिक्योरिटी से बात करो। सिक्योरिटी को बात किया, बोला तो मैं नहीं देखता हूँ, आप एचआर को बात करो। ऐसे कार्यों में काम होगा वेस्ट, ऐसे कार्यों में समय का होगा नुकसान। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि यदि हमको कोई रिक्वायरमेंट है तो किससे संपर्क करेंगे तो एक काम हो जाएगा, ये प्रोसीजर होना चाहिए। यानी हमको यदि फायर फाइटिंग की जरूरत है तो उस समय हम सेफ्टी ऑफिसर से बात करेंगे, वो लेके आ जाएगा, इधर उधर बात नहीं करता है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसीजर स्पष्ट होना चाहिए कि हमको किससे बात करना है और क्या बात करना है। यदि ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा हम लोग क्लियर रखते हैं, तो बिना समय गंवाए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना जरूरी है। समझ रहे हो? यस। यस, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब सुन लीजिए। इसका जवाब ये है कि वर्क परमिट लेगा वो जिसको कार्य करवाना है। याद रखिएगा मेरे वर्ड को, वर्क परमिट लेगा वो जिसे काम करवाना है, और वर्क परमिट देगा वो जो उस प्रोसेस का ओनर है। इस वर्ड को नोट करके रखिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है, परमिट कौन देगा, परमिट कौन लेगा, ये बार बार कंफ्यूजन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिसको काम करना है या करवाना है, वो दोनों लोग इन्वॉल्व होंगे, परमिट का लेन देन करेंगे। और दूसरा जो मैं बात बोलता हूं कि परमिट देगा कौन, तो जो प्रोसेस ओनर है या इक्विपमेंट ओनर है वो परमिट को देगा। एक वर्ड और कम। यस, सेफ्टी ऑफिसर का अप्रूवल में सिग्नेचर नहीं होगा। सेफ्टी ऑफिसर उसका वेरिफिकेशन कर सकता है और वेरीफाई करके अपना कमेंट डाल के साइन कर सकता है। वो परमिट रिसीवर और इशूअर नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? वो हम लोग बात करेंगे कौन इन्वॉल्व होगा कौन नहीं होगा, वो हम लोग आगे बात करेंगे उस पर। लेकिन मेरा सिंपल सा बात है कि परमिट कौन देगा, जिसको काम करवाना है वो परमिट देगा। परमिट लेगा कौन, तो जिसको कार्य करना है वो परमिट लेगा। अब कौन परमिट दे सकता है, कौन ले सकता है, उसका ट्रेनिंग मैकेनिज्म है। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है परमिट देने के लिए, क्या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है परमिट लेने के लिए, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। और एक पॉइंट है, कंप्लीट कर देते हैं, वर्क एग्जीक्यूशन। अब कम्युनिकेशन प्रोसीजर क्लियर हो गया कि इस कार्य के लिए किससे बात करना है, उसके बाद आपको वर्क एग्जीक्यूशन यानी कार्य को करना है, कार्य समाप्त हो जाएगा। अंतिम बात यह है। तो यहाँ पे 9 स्टेप। सबसे पहले करना क्या है पता होना जरूरी है। ड्राइंग होना चाहिए यदि एक्सकवेशन हो रहा है,
वर्क प्लेस का आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए, जाकर के कोई दिक्कत तो नहीं है। आइडेंटिफाई सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा से संबंधित जो भी सावधानियां है बरतनी चाहिए। कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस, जो नियम कानून का आ रहा है उसका पालन करके काम होना चाहिए। डेवलप वर्क प्रोसीजर्स, कार्य करने की पद्धति आपको बनानी चाहिए। असाइन रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कौन क्या करेगा। कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स, किस कार्य के लिए किससे संपर्क करना है पता होना चाहिए सबको। और उसके बाद आपको वर्क एग्जीक्यूशन करना है, यानी कार्य को करना है। तो कल हम लोग देखेंगे वर्क एग्जीक्यूशन में क्या ध्यान देना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते। अभी तक जितना हमने आपको बताया है, इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, क्या सोचते हैं आप? सर मेरा एक सवाल है। यस, बिल्कुल पूछिए। अभी सवाल जवाब कहीं टाइम चलेगा 15 मिनट अगले। और बीच सर में सवाल क्लास ये है, एक मिनट और एक बात मैं बोल दूं, बीच में जो क्लास ऑफ लेफ्ट होते हैं ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको पूर्ण रूप से क्लास करना पड़ेगा। पूरी क्लास नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, एक ही बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बात छात्रों के लिए बोला जा रहा है जो छात्र जो है नियमित रूप से क्लास नहीं करते हैं। यस, अब बोलिए सवाल क्या है? सर मेरा ये सवाल है कि सर मैं तो ये पता हो गया कि परमिट के किसको लेना और देना है। सर परमिट मतलब किससे लेना है, ये सवाल है मेरा। वेरी तो गुड, परमिट कौन देगा हमको? बता रहा हूँ। परमिट जो है ना, आप जाएंगे प्लांट में तो समझ जाएंगे, लेकिन बहुत सिंपल सा शब्दों में समझ लो, आसानी से समझने के लिए क्या है। परमिट देना लेना है प्रोसेस ओनर से, जो एरिया इंचार्ज है, क्लाइंट है, प्रोसेस ओनर है, उससे परमिट लेना है। मतलब आपके घर में मैं मान लो एक प्लम्बर हूं, मैं एक प्लम्बर हूं जो पाइपिंग, फिटिंग, मोटर मेंटेनेंस ये सब काम करता हूं, और आपके घर में कुछ पंप खराब है, तो हमको काम करने की परमिशन किससे लेनी है? उस पंप मोटर में बुलाए आप ही हो कि चलो बनाने, किससे पूछूंगा कि काम करे कि नहीं करे? आप ही से ना। ये सर जो उस घर का ओनर होगा, जो उस एरिया का इंचार्ज होगा, उसी से लेना है। हाँ, तो हमको परमिट लेना है कि हम काम करें, और आपको परमिट देना है कि हाँ तुम काम करो। बहुत सिंपल है। क्लियर है ना बात? यस ऐसे ही प्लांट में यस होता सर। है कि जो इंजीनियर इंचार्ज है, जो काम को देखता है कि हाँ ये एरिया मेरा है, और जो काम करवाता है वो भी इंजीनियर है। तो जो काम करने कराने वाला है कि हाँ हमें आदमी लेके करवाना है, तो हम परमिट भरेंगे कि हमको काम करना है, और जो आदमी जिसका एरिया है वो साइन करेगा कहा कि तुम काम कर सकते हो। प्लांट में भी वैसे ही है। मेंटेनेंस में आप जाओगे काम करना है, तो प्रोडक्शन का जो आदमी है उससे तुम बात करोगे कि भैया हमको काम करनी है, तो बोलेगा हाँ ठीक है तुम कर सकते हो, और वो साइन करता है, फिर हम लोग काम करते हैं। राइट? और ये साइन किया जाता है, मतलब कोई भी ऐसे ही साइन नहीं करेगा, ये साइन किया जाएगा। कौन इंचार्ज है, कौन देखेगा, कौन करेगा, वो ये साइन किया जाता है। ये साइन होने के बाद वो काम करेगा। क्लियर है ना? यस सर। यस। और किसी को कोई डाउट? यस बोलिए। सर एक सर डाउट है सर। मैं अभी एक प्लांट में सर देखा था, अभी मैं प्रेजेंट में उधर वहाँ पे सर वर्क एट हाइट का सर जो एक कंपनी है वहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन सर वहाँ पे ना कोई वर्क परमिट लेता है, ना कुछ भी नहीं लेता है सर, वैसे ही आता है सब काम करने। बहुत सारे कंपनियां हैं जहां पे लोग प्रोसीजर्स का पालन नहीं करते हैं। आप बात करते हो ना, आप आउट ऑफ इंडिया जब जाओगे ना, तो बहुत सारी कंपनियां मिलेगी आउट ऑफ इंडिया में। मैक्सिमम कंपनियां, ज्यादातर कंपनियां जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंप्लायंस के साथ काम करती है, और अपने यहाँ अभी भी लोगों को समझ का बहुत अभाव है, बहुत अभाव है। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा काम करने की जरूरत है। हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज में है, अभी बहुत कुछ करना है, सिखाना है। तो धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां सुरक्षा नियमों का पालन स्टार्ट करी हैं, कर भी रही हैं। जो कंपनियां अच्छा से काम कर रही हैं उनका नाम भी हो रहा है, अच्छा से ग्रो भी कर रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह सुधार की जरूरत है। इसीलिए ना सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं, वो पढ़ेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, आइडिया जनरेट करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएंगे, फिर लोग धीरे धीरे डेवलप होगा। तो अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। राइट? लोग बताते नहीं है, लोग समझते नहीं है, दुर्घटनाएं हो जाती है तो फिर आंसू बहाते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। तो अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल ट्रू है कि छोटी कंपनियां बोलते हैं चलो ऐसे ही क्या होता है, परमिट भर के क्या होगा, तुम करो देखेंगे। बिना पीपीज का भी काम कर दिया, बिना बेल्ट का भी ऊपर चढ़ गया। मैं देखो हम लोग पटना में रहते हैं,
बेटा डेली जाते हैं, 1 घंटा का रास्ता है, यहाँ ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, पूरे हाइट पे बिना सेफ्टी बेल्ट का कुछ नहीं, आदमी ऊपर चढ़ के काम कर रहा है। अरे वो गिरेगा तो क्या होगा, क्योंकि उसको कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि उसको वो बताया जा रहा है ना किया जा रहा है, लेकिन उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो जाता है। राइट, तो हम जी लोग का सर, काम यही है। करेक्ट, लगभग सर 50-60 मीटर ऊपर चढ़ के होता है। उसके बाद भी हम देखें कि सेफ्टी बेल्ट यूज नहीं कर रहा है। नहीं कर, अब सोचो 50 मीटर से, 40 मीटर से, 15 मीटर से ही स्लिप हो गया, गिर गया तो क्या होगा उसके जबकि बारे वो में जो ऊपर में जब वो करकट नहीं लगता है वही सब बिछा रहा है प्लांट में। समझ गया, सीट का काम चल रहा है, रूफ सीट का। देखो बहुत जी। सिंपल सा बात है, आप जितने भी छात्र जुड़े हैं क्लास में, 74 छात्र हैं अभी, आप बाइक चलाते हो, समझ लो बाइक चलाना आपको मान लो आता है, समझना मेरी बात को, और घर से आप निकले हो, तो घर से निकले हो ये बात आप सोच के निकले हो ना, यदि घर से कि रोड पे दुर्घटनाएं हो सकती है, ये बात आपके दिमाग में आ गया कि रोड पे दुर्घटनाएं, हम चल रहे हैं बाइक लेके, दुर्घटनाएं हो सकती है, संभावनाएं हैं दुर्घटना होने का, हमारे साथ भी हो सकता है, ये बात दिमाग में आपको आ गया। कुछ नहीं होगा आपको, आराम से आप जो है शांति से जाओगे और चले आओगे, क्योंकि हमेशा आपके मन में बात है कि रोड पे हम चल रहे हैं, दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, ये बात हमेशा आपके मन में घूम रहा है। तो फिर क्या होगा, दुर्घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि आप अवेयर रहोगे ना कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अवेयरनेस आपके मन में रहेगा। अटेंडेंस चैट बॉक्स में भेज दिया, आप बनाइए। तो मन में जब आपके अवेयरनेस रहेगा, मन में सावधानियां रहेगी, जैसे आप रोड पे चलते हो, कोई बोलेगा देखो नीचे संभाल के चलना, पैर में ठोकर लगने की संभावना है, तो आप नीचे देख के चलोगे, संभाल के चलना, फिसलने की संभावना है। तो जब आपके मन में अवेयरनेस होगा ना, जब आपके मन में ये बात आएगा कि नहीं कुछ हो सकता है, तो निश्चित रूप से आप ठीक रहोगे और आपके साथ कुछ नहीं होगा। और ऐसा नहीं, हाँ बोलिए। दुर्घटना सर बता के थोड़े ना आता है, अपना सेफ्टी हमेशा रखना चाहिए। करेक्ट, लेकिन आप चौकन्ना रहोगे तो दुर्घटना होने की संभावनाएं नहीं है। तो अभी बहुत सारी कंपनियों को काम करना है, और हम लोग का भी वही रोल है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमको सीखना है अच्छे से, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, परमिट, लोटो, हम सब बता रहे हैं, और ये बात उसके दिमाग में डालना पड़ेगा। जिस दिन उसके बात दिमाग में चला जाएगा कि देख भाई, जो ये हेलमेट पहनना है ना, ये हेलमेट अपनी सिर की सुरक्षा के लिए है, राइट, अपनी सिर की सुरक्षा के लिए, सीधा सीधा बात है। और तुम हेलमेट पहन के नहीं चलोगे तो तुमको चोट लगेगा, तुम्हारा परिवार सफर कर जाएगा, क्या होगा तुम नहीं रहोगे। तो जरा इस बात का कल्पना करो, तब वो धीरे धीरे समझेगा, राइट। तो ये फॉर्मेशन होने में टाइम लगेगा, और हम लोग का इसमें अहम रोल है। चैट बॉक्स में नंबर मत लिखिए, आपको लिंक पे जाके ही क्लिक करके अपना हो गए अटेंडेंस बनाना है। जो नहीं बना है उनकी बात हो रही है, राइट। रेडियोग्राफी परमिट कहाँ यूज होता है? सर बोलिए। रेडियोग्राफी परमिट कहाँ यूज होता है सर? वेरी गुड। रेडियोग्राफी परमिट का जो इस्तेमाल है, देखो बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। एक्सरे करवाए हो निश्चित रूप से आप, हड्डी टूटा है किसी का तो? जी सर, करवाए सर। तो एक्सरे जहाँ होता है आप देखना, वो डार्क रूम में होता है, अंधेरा होता है जहाँ एक्सरे होता है वहाँ। जी जी। एक्सरे जहाँ होता है वहाँ एक्सरे करने वाला भी नहीं रहता है, वहां से उघट जाता है, आपको वहां सुला के रहता है, वहां नहीं रहता। जिस रूम में एक्सरे होता है वहां आपको सुला के, हाथ रखवा के, वो वहां से हट जाता है, थोड़ा दूर हटता है ना। कोई भी आदमी एक्सरे मशीन पे के पास जाना अलाउ होता है? नहीं सर, उसके साइड में रखता है वो। यस, क्यों नहीं होता है? बहुत सिंपल सा बात है। एक्सरे जो होता है ना, उससे गामा किरणें निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सीधे कैंसर का कारण बनती है। एक्सरे से गामा किरणें निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सीधे कैंसर का कारण बनती है। बिल्कुल सिंपल सा, राइट। अब क्या करना है? एक्सरे तो करना है। बीएआरसी कहता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का गाइडलाइन कहता है कि किसी भी आदमी का 1 महीना में 5 से ज्यादा एक्सरे नहीं किया जा सकता है, रेडिएशन लगेगा। तो ऐसे ही लोहे का वेल्डिंग चेक करने के लिए भी सेम एक्सरे किया जाता है। तो आपका जो हाथ का एक्सरे होता है वो 0.05 क्यूडी पे होता है, 0.04 क्यूडी पे, 0.05 क्यूडी पे। कमर का है तो 0.010 क्यूडी पे, बहुत लो पावर के साथ होता है। और जो आप गैस सिलेंडर घर में इस्तेमाल करते हो, बीच में जो ज्वाइंट है ना, एक्सरे किया जाता है, उसको रेडियोग्राफी बोलते हैं। तो
वो 10 क्यूडी पे 8 क्यूडी पे 12 क्यूडी पे किया जाता है। और 10 क्यूडी का मतलब है कि उससे 5 गुना दूर रहना है, यानी 50 मीटर के एरिया वेरिएट करना पड़ेगा, उतना दूर में रेडिएशन करेगा। तो जब प्लांट में हम लोहे का वेल्डिंग करते हैं ना, पाइपलाइन का, टैंक का, व्हीसल का, बड़े बड़े वेल्डिंग, तो वेल्डिंग का टेस्ट करने के लिए हम लोग रेडियोग्राफी करते हैं। तो रेडियोग्राफी ज्यादातर हम लोग रात में करते हैं और नहीं तो संडे को करते हैं। गामा किरणें अंधेरा में कम ट्रेवल करती है और संडे को आदमी नहीं रहता है तो ओपन में बस रहता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है डोजीमीटर, सर्वेमीटर लेके हम लोग करते हैं। एक से किरणें दिखती हैं और एक से अलार्म बजने लगता है, राइट। तो मशीन में सेट करके दूर चला जाता है, क्लिक किया जाता है, मशीन के पास आ जाता है, राइट। उसी समय क्लियर है ना भैया? राकेश जी सर, जैसे बोल रहे हैं कि भैया बोल रहे हैं तो कि उतना हाइट पर लोग काम करता है, अगर बाई चांस शायद कोई गिर जाए तो उसका सब जिम्मेवार कौन होगा? कंपनी। सेफ्टी ऑफिसर किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं, बात एकदम दिमाग में रखना। सेफ्टी ऑफिसर, रोड एक्सीडेंट होगा तो ट्रैफिक पुलिस कैसे जिम्मेदार है बताना? रोड एक्सीडेंट हुआ तो ट्रैफिक पुलिस उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं सर, ट्रैफिक नहीं पुलिस तो सर। अपना काम कर ही रही है। अब लोग अपना पालन, अब उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ी ना जिम्मेदार होगी। वही काम अपने को करना है कि हम लोग को टूल बॉक्स मीटिंग करना है, अटेंडेंस साइन कराओ, ट्रेनिंग देना है, अटेंडेंस साइन कराओ, उसको समझाओ, ऑब्जर्वेशन लिखो, उसको बताओ, अपना काम करो। अब नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे? आपका काम है बताना, फॉलो तो उसी को करना है ना। आप किसी भी एंगल से जिम्मेदार नहीं है, आपको काम है बताना, लोगों को समझाना, राइट। जी सर, हम तो उसको सर वहीं पे ट्रेनिंग तो दे ही दिए हैं कि इससे ये खतरा होने वाला है, आप रोज उसको सेफ्टी समझाना रखिए। है। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, यार इसको रोज बोल रहे सुन रहे, रोज बताओ, हम उसी का पैसा लेते हैं, हमारा वही काम है, हमको परेशान नहीं होना है। एक बार में नहीं सुनेगा, 2 बार में नहीं सुनेगा, 5 बार में सुनेगा, 10 बार में सुनेगा, 20 बार में सुनेगा, लेकिन तब तक बोलते रहना है जब तक वो सुधरे उससे नहीं। शर्मिंदा महसूस ना कर ले, ताकि ये और एक बात आप सिंपल सा समझ लो, जिस दिन उसको ये बात समझ में आ गई ना, जिस दिन उसको ये बात समझ में आ गई ना कि हमारा परिवार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है, हम नहीं रहेंगे तो परिवार हमारा रोड पे घूमने लगेगा, खाए बगैर मर जाएगा। एक बात बताओ जरा, जितने भी प्लांट में मजदूर काम करते हैं, क्या कि वो घर से संपन्न है? नहीं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, यही कहानी है ना। 2 महीना जी, पैसा नहीं आएगा तो परिवार रोड पे कर्जा मांगने लगेगा, दिस इज ट्रू। और आप वो नहीं सोचते फैमिली के बारे में, उसको ये सब बात बताना पड़ेगा कि तुम इधर जान देने आए हो कि पैसा कमाने आए हो। तो धीरे धीरे वो समझेगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझेगा। और आप 10 लोगों में से 10 लोगों को समझाए और 2 भी समझ लिया तो समझ लो आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, 2 को तो बचाए ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रयास करोगे तो टाइम लगेगा लेकिन होगा। लेकिन हम लोग को इरिटेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, अंतिम समय तक लड़ना है। क्लियर है ना? जी सर। यस। सर ये जो सर लॉग आउट टैग टेक आउट है, यस। सचिन आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो 1 मिनट, सर सचिन बोल का रहे हैं सवाल रुको रवि, सचिन बोलो। सर, ये जो आप लोगों का बताया ना सर, लॉग आउट एंड टैग आउट, जो उसका तो फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। और उसका जो कार्य होता है, हाँ। तो जैसे कोई उसको मशीन का मेंटेनेंस वगैरह ही करते हैं अभी या क्या है, किसी भी हम लोग काम जो को। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना पीटीडब्ल्यूएल लोटो, तो अभी परमिट ही खत्म नहीं हुआ, लोटो पढ़ना बाकी है। अभी लोटो का भी 2 क्लास है ना? जी सर। वो विस्तार से पढ़ने वाले हैं लोटो क्या है। अभी परमिट हम लोग लगभग कल 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, और लोटो का 2 क्लास है अलग से, राइट। तो आपको बताएंगे, समझ में आएगा। परमिट कल होगा, परमिट कल समझ लो कि आपको आधे घंटे का क्लास है। उसके बाद लोटो का जो क्लास होगा आपका, वो पकड़ लो कि कुल मिला जुला के 2 घंटे का क्लास है, 2-2.5 घंटे का, मतलब 2 दिन लोटो चलेगा, राइट। 2 दिन। 2 दिन का क्लास है, पूरा लोटो अच्छे से पढ़ना है, उसमें बहुत कुछ है। जी सर। वो भी देखो, मैं एक सिंपल बोलता हूँ, आप घर में पढ़ो नहीं पढ़ो, पढ़ोगे तो दाल में घी है। मेरा क्लास सिर्फ सुनोगे ना और कुछ कुछ लिखोगे ना, जीवन में कभी भूलोगे नहीं, सारे प्रश्न का उत्तर बढ़िया से दे दोगे। क्योंकि मैं 2 घंटा 3 घंटा एक सब्जेक्ट पे बोलता हूँ, और वो यदि आप सुनोगे तो उसमें से 5 मिनट भी बोलोगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा ना। 2 घंटा के सुनी हुई बात में से थोड़ा देर बोले तो, जैसे जो भी छात्र ये परमिट के बारे में कल और आज पढ़ा है, वो कभी भी परमिट के बारे में उसको कोई भरमा नहीं सकता है, वो बहुत अच्छे से आंसर दे देगा अपने भाषा में। सिंपल सा बात है, सुनोगे तो अपने भाषा में जवाब दे दोगे हमेशा, राइट।
उसका आंसर देने की परिभाषा देने की जरूरत ही नहीं कोई है, उसको जरूरत बस नहीं है। समझा दो कि ऐसे ऐसे होता है, बस हो गया। हाँ, सामने वाला यही जानना चाहता है कि प्रैक्टिकली इसको मालूम है कि नहीं मालूम है, क्योंकि आपको परिभाषा थोड़ी जाके साइड पे पढ़ना है, एक्चुअल काम करवाना है। तो ये उसको तो सुनोगे कहानी तो बस आपको एक्चुअल चीजें समझ में आ जाएगी कि प्रोसेस ये है। राइट, जी रवि बताएं क्या सवाल है। सर बोल रहे हैं कि सेफ्टी बेल्ट, हार्नेस और लाइफ लाइन, ये सब तीनों एक ही है ना, ये एक ही नहीं, यूज नहीं, होता है ना ये सबका? देखो, सेफ्टी बेल्ट जो है पुराना शब्द है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस। नया वर्ड है फुल बॉडी जी हार्नेस। वर्क एट हाइट हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा बाकी है। तो पहले सेफ्टी बेल्ट क्यों था, फुल बॉडी हार्नेस क्यों है, वो भी स्टोरी है। फुल बॉडी हार्नेस पहले कमर में ही बांधा जाता था, आदमी उल्टा लटक जाता था, इसलिए उसको सेफ्टी बेल्ट बोलते थे। अब फुल बॉडी हार्नेस, पूरा गिरोगे भी तो चेयर जैसा बैठ जाओगे। तो सेफ्टी बेल्ट का ही अपडेटेड नाम है फुल बॉडी हार्नेस। राइट, तो हम लोग फुल बॉडी हार्नेस बोलते हैं। अच्छा, लाइफ लाइन क्या होता है, जिसमें हम लोग बेल्ट फंसाते हैं। जैसे सेफ्टी बेल्ट कहीं लगाओगे ना तो फिक्स जी प्लेटफॉर्म में लगाओगे, नहीं है तो हम रस्सी बांधते हैं, उस पर लाइफ लाइन बांधते हैं, उसको लाइफ लाइन बोलते हैं। लाइफ लाइन का मतलब है जिसमें हम लोग बेल्ट एंकरिंग कर रहे हैं। क्लियर है ना। जी 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 सर जी। ठीक। और विकास पांडे बताएं। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सवाल है कि दो तरह का सेफ्टी बेल्ट होता है, एक शॉक एब्जॉर्बर और एक विदाउट शॉक एब्जॉर्बर। हम्म, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए कि दोनों का यूज कितने मीटर के रेंज में होता है। देखिए, आप कम हाइट पे काम कर रहे हैं, लो हाइट पे पकड़ लो 5 मीटर के लगभग नीचे हैं, तो वहां पे विदाउट शॉक ऑब्जर्वर वाले ही बेल्ट पहनने हैं, क्योंकि शॉक ऑब्जर्वर 1 मीटर लंबा हो जाएगा, खुलेगा तो झटका आपको, जैसे ऊपर से गिरोगे तो झटका लगेगा ना, तो शॉक ऑब्जर्वर आपके शरीर पे झटका नहीं लगने देता, वो भी खुल जाता है। राइट, वो जी भी सर। खुल जाता है। राइट, तो उसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर शॉक ऑब्जर्वर वाले ही बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जी और सेफ्टी बेल्ट जी नॉर्मल अभी इस्तेमाल नहीं करते। यस, रवि बताएं। सर रवि, रवि आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, और किसी का कोई सवाल है? शायद नहीं। ओके, ठीक है। तो फिर से वही मेरा सवाल रिपीट है कि वर्क परमिट के क्वेश्चन आप कल पढ़ के आएंगे, क्योंकि कल वर्क परमिट समाप्त हो जाएगा और कल ही हम लोग लोटो की दुनिया में चले जाएंगे। तो वर्क परमिट से संबंधित जो भी नोट्स में लिखा है आप उसको पढ़ के आइए, और परमिट से संबंधित कोई भी सवाल है, हाँ यदि इसमें से कोई छात्र नौकरी पे है तो आप वर्क परमिट का 2-4 फोटो डाल दीजिए। राइट, तो कल पढ़ के आइए, आगे बात। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट तो दोनों हो जाएगा, उसके बाद होगा वर्क परमिट और लोटो का एक ही साथ टेस्ट है, तो दोनों चैप्टर खत्म होगा उसके बाद टेस्ट होगा, क्योंकि कॉमन टेस्ट है। हेलो सर। सर हाँ, नया वाले स्टूडेंट का भी होगा ना सर? हाँ, टेस्ट सबको देते रहना है रोज रोज। जी बोलिए। बोला परीक्षा जब फॉर्म भरा रहा है तो हम तो जनवरी में एडमिशन लिए थे, अभी तो मेरा तीसरा तक नहीं आप जो पता। है नंबर, सुनो सुनो भाई, ये जो मैं जो क्लास चलाता हूँ वो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बात होती है, बाकी जो आपको फॉर्म एग्जाम से संबंधित बात है तो नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे बात कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू। हेलो, बोल रहा था। बोलिए हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। बोल रहे दिनकर दुबे हम बोल रहे हैं। कल कल एडमिशन करवाए हैं। हाँ, कल तो एडमिशन आज से करवाए क्लास आप? ज्वाइन किए। हाँ हाँ। कल एडमिशन करवाए हैं, आपका डिटेल मेरे पास नहीं आया है क्या? देख लीजिए, दिनकर रजिस्ट्रेशन, दुबे बोल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर 1563 है। हाँ हाँ। तो लिंक आपको कहां से मिला? लिंक सर भेजे। अच्छा, सर भेजिए, ठीक है, कोई बात व्हाट्सएप भेजे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। तो हम देख लीजिए, आपको हमको मैंने आज से क्लास ज्वाइन किए हैं। अभी ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं, जोड़ दिए जाएंगे आप। हाँ, जोड़ दीजिए सर। मेरे पास तो अभी पीडीएफ कुछ नहीं है। सब मिल जाएगा, आप चिंता मत करें, आज आपको सब मिल जाएगा, और कल मेरे को डिटेल नहीं मिला है, हम भेज देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, ओके। ठीक। Esta hariya tara ulad ki tar dala dara deslo na che dala कोई सुने तीन साल भदे में तो के भेदा
एवं देखबे में दूसरी के नंबर के नेगा कहीं की दर हरिए के दिला दिया कहले बा तो बरखा होई तब देबो